बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है बफर सॉल्यूशंस। बफर सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन है कि चाहे इनमें एसिड ऊपर से ऐड करें, चाहे आप इनमें ऊपर से बेसिस ऐड करें, इनका काम है कि ये अपने पीएच को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, एसिड बेस की एडिशन का इन पे कोई असर नहीं पड़ता और ये अपनी पीएच को मेंटेन रखते हैं। जैसे कि लिखा है, सॉल्यूशंस दैट मेंटेन देयर पीएच अपॉन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेसिस। स्मॉल अमाउंट भी एसिड या बेस की ऐड की जाए फिर भी ये अपनी पीएच को मेंटेन रखते हैं, इन पर इसकी एडिशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे अच्छी एग्जांपल आपके पास ब्लड की है, ह्यूमन ब्लड की है, जिसकी पीएच 7.40 है पीएच। और अगर ये पीएच 7.40 से ज़रा एक पॉइंट नीचे हो जाए या थोड़ी सी भी ऊपर हो जाए तो इससे हमारे पास डेथ काज हो सकती है। यानी कि पीएच एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है और इसका मेंटेन होना ज़रूरी है। ठीक है, चाहे आप एसिड बेस ऐड करें, इसकी पीएच पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ब्लड ने अपनी पीएच को मेंटेन कर रखा है। अब बफर सॉल्यूशन के बेसिकली दो कंपोनेंट्स हैं, एक एसिडिक कंपोनेंट है, दूसरा बेसिक कंपोनेंट है। ये दोनों स्पीशीज़ इसमें मौजूद होती हैं। अगर हम कुछ एसिड इसमें डालें तो अंदर मौजूद जो बेस होगी बफर्स में, वो इसके साथ मिलके इसको न्यूट्रलाइज कर देगी, और अगर हम बेस डालें तो अंदर मौजूद एसिड जो है वो बेस के साथ कंबाइन होगा और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। और हमने ऐसा बफर सॉल्यूशन लेना होता है जिसमें ये एसिड बेस जो है एक दूसरे को कंज्यूम ना कर सकें। ठीक है, बफर सॉल्यूशंस की कुछ एप्लीकेशंस लिखी हैं आपके सामने। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस, ये लेबॉर्ट्रीज वगैरह में यूज़ हो सकते हैं। बफर्स को हम यूज़ करते हैं, मेडिसिन में यूज़ करते हैं, बिकॉज पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। न्यूट्रिशंस, क्लिनिकल एनालिसिस, सॉइल साइंसेज, बायोलॉजी एट्सेट्रा, दीज ऑल आर द एप्लीकेशंस ऑफ बफर सॉल्यूशंस। अब हम इसकी कंपोजिशन ले रहे हैं। हम पहले भी बता चुके हैं कि बफर्स का काम है पीएच मेंटेन करना। यही बात मैंने दोबारा लिखी है समझाने के लिए नए सिरे से कंपोजिशन को। एसिडिक बेसिक दो कंपोनेंट्स है, एसिड होगा तो बेस उसको न्यूट्रलाइज करेगी, बेस होगी तो अंदर मौजूद एसिड इसके साथ बेस के साथ कंबाइन होकर इसको न्यूट्रलाइज करेगा। सो ज़रूरी है कि एसिड बेस कंपोनेंट्स जो हम यूज़ करें वो एक दूसरे को कंज्यूम ना करें। जैसे आपको पता है कि एसिड बेस जब भी मिलता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है एसिड और बेस के मिलने से, जैसे हम 3 कंसेप्ट्स में पढ़ के आया अरीनियस वाले में। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो भी रहा है लेकिन ये एक दूसरे को कंज्यूम करके प्रोडक्ट ना दे पाए, ये एक दूसरे को मुकम्मल कंज्यूम ना कर सके। का नाम शूज हो रहा है एसिडिक बफर, बेसिक बफर। व्हाट इज एसिडिक बफर? जब भी आप देखें कि मैंने कहा पीछे कि कंज्यूम दोनों एसिड और बेस नहीं होने चाहिए, दोनों कंपोनेंट्स। तो अगर हमने इस तरह का बफर बनाना है जिसमें ये दोनों कंज्यूम ना हो सकें तो उसके लिए हम जो है वीक एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर यूज़ करते हैं। किसके लिए? ताकि एसिड बेस कंपोनेंट हमने कहा कि कंज्यूम नहीं होने चाहिए, तो उसके लिए बेस्ट है हम ये यूज़ करें वीक एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर। तो एसिडिक बफर इस लिहाज से फिर क्या होगा कि आपने कोई वीक एसिड ऐड किया, ये वीक एसिड आपने ऐड किया और साथ में आपने इसका सॉल्ट ऐड करना है। ठीक है, जैसे एसिटिक एसिड है उसका सॉल्ट एसीटेट है। ठीक है, अमोनिया बेस अगर है तो अमोनियम आयन उसका कॉन्जुगेट एसिड होगा, यानी उसका सॉल्ट है। ठीक है, तो वीक एसिड आप लें और कुछ अमाउंट उसमें बेस की ऐड करें ताकि ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकें, कंज्यूम ना हो पाए। तो फिर जो वो बफर सॉल्यूशन बनेगा वो एसिडिक होगा, और आपको पता है कि एसिड जो भी कंपोनेंट होता है उसकी पीएच हमेशा 7 से लेस होती है। ये मैंने एग्जांपल लिखी है, वीक एसिड लिखा है, साथ में कॉन्जुगेट बेस उसकी लिखी है, और ये एक एसिडिक बफर है। बेसिक बफर में क्या होगा कि आपने वीक बेस और उसका सॉल्ट लेना है और ऊपर से आपने स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करना है। ठीक है, ऊपर से आपने उलट चीज़ ही ऐड करनी है ना, ताकि एक दूसरे को ये अपोजिट चीज़ें एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर पाएँ। तो फिर जो बफर सॉल्यूशन आपके पास यहाँ बनेगा वो बेसिक होगा और इसकी पीएच 7 से ज़्यादा होगी। ठीक है, और ये मैंने एग्जांपल भी लिखी है। आपको पता है ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट में अमोनिया ब्रोंस्टेड-लोरी बेस था। ठीक है, तो ये बेस हमने ले रखी है और उसको साथ में सॉल्ट हमने, यानी उसकी कॉन्जुगेट एसिड को हम सॉल्ट कह रहे हैं और इसके भी कॉन्जुगेट बेस को हम सॉल्ट कह रहे हैं इसका।
अब कैरेक्टरिस्टिक्स जहाँ तक मैंने लिखी हैं कि बफर सॉल्यूशन इतने अच्छे हैं कि कोई भी आप एसिड बेस ऐड करें, ये अपनी पीएच की वैल्यू को मेंटेन रखते हैं। इनकी डेफिनेट वैल्यू होती है पीएच की। अगर चेंज होता भी है, चले बहुत ही इस तरह की चीज़ हमने एसिड ऐड कर दी है, स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसकी वजह से पीएच में चेंज आ रहा है, लेकिन अगर आया भी तो वेरी स्लाइटली चेंज आएगा। और दूसरा ये कि पीएच वैल्यू मेंटेन ही रहती है, चाहे आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं या फिर आप इसकी डाइल्यूशन करवाते रहें, वाटर के साथ करवाते रहें, तब भी इसकी पीएच मेंटेन ही रहेगी। और ये इसकी चंद एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। बाद मैंने चंद एग्जांपल्स लेनी थी, सो मैंने एक्शन ऑफ बफर सॉल्यूशन बताने के लिए आपको सपोज किया कि मेरे पास वीक एसिड है और कॉन्जुगेट बेस है। और वीक एसिड मैं जनरली एच को कह देती हूँ। उसने अपना प्रोटॉन दे के डिसोसिएटेड फॉर्म से अनडिसोसिएटेड, यानी कॉन्जुगेट अनडिसोसिएटेड से डिसोसिएटेड में सॉरी गया। और कॉन्जुगेट बेस है ये इसकी, क्योंकि अब ये अपना प्रोटॉन दे चुका है। ये बात लिखी हुई है। उसके बाद मैंने इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखा और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स हमने लिखा। और एच पॉजिटिव आप एक साइड पे रखते हैं, क्योंकि आपने पीएच को फाइंड आउट इसमें करना है ना। पीएच इज़ द मेन फैक्टर। सो एच पॉजिटिव आपको पता है माइनस लॉग एच पॉजिटिव हम लें, पीएच आता है, तो इसको एक साइड पे रखें और सारी चीज़ों को उधर ले जाएं। इन दोनों का देखें डायरेक्ट रिलेशन है। एच पॉजिटिव आयंस जितने ज़्यादा ये देगा, ये वैल्यू उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी, जैसे कि हम रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब मैंने एग्जांपल ली है कि मैं क्या करती हूँ कि मैं बेस की एडिशन करती हूँ। तो मैंने इसी वीक एसिड में ऊपर से स्ट्रॉन्ग बेस, जो मैं अभी पीछे एसिड बेस बफर बता के आई हूँ, मैं वही अब डिटेल में बता रही हूँ बेसिकली। तो वीक एसिड मैंने लिया, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस OH नेगेटिव मैंने ऐड की। तो इसने अपना प्रोटॉन डोनेट किया, बेस ने अपनी तरफ खींचा। बिल्कुल उस तरह जैसे कि आप रॉस्टेड लोरी कंसेप्ट में एसिड बेस की डेफिनेशन पढ़ के आए हैं। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस रिस्पेक्टिवली बन गए। क्या हो रहा था, वाटर बन रहा था आपके पास, और जो है अपना प्रोटॉन OH नेगेटिव को देके वाटर बना रहा था और A नेगेटिव बन रहा था। यानी कि HA की जो कंसंट्रेशन है उसमें कमी आ रही है, और जो चीज़ बदले में वो बना रहा है A नेगेटिव, वो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब मैं बिल्कुल उसी तरह से एडिशन ऑफ एसिडिक कंपोनेंट, वही जनरल रिएक्शन मैंने लिखा, ये इसका बेसिक कंपोनेंट है। अब कह रहे हैं कि बिल्कुल एसिड बफर मैं आपको बता चुकी हूँ। वीक एसिड लिया, उसमें स्ट्रॉन्ग बेस ऐड की कि आप किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा और कम हुई है, बेसिकली आपने इसमें बताना होता है। अब एसिडिक कंपोनेंट A नेगेटिव इज द कॉन्जुगेट बेस, मैं अगर इसमें H पॉजिटिव ऐड करूँ HA बनेगा। यानी कि यहाँ HA की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, नेगेटिव डायरेक्टली इसमें बार बार कन्वर्ट हो रहा है, यानी A नेगेटिव की कंसंट्रेशन कम हो रही है और HA ज़्यादा से ज़्यादा बन रहा है। बाद इसमें बफर सॉल्यूशंस में मैं एक छोटी सी डेफिनेशन बताती होती हूँ। वो ये कि किस हद तक एसिड या बेस जो है आपस में रिएक्ट हुए हैं, न्यूट्रलाइज उन्होंने एक दूसरे को किया और पीएच को भी मेंटेन रखा है। तो इसको बफर कैपेसिटी कहते हैं, बफर की एबिलिटी कहते हैं, उसकी कैपेसिटी कहते हैं। बेसिकली मैंने दो सॉल्यूशंस लिए हैं, उसको नेमिंग कुछ इस तरह से की है, सोल्यूशन 1 सोल्यूशन 2। सोल्यूशन 1 में आप देखिए 1 मोलर एसिटिक एसिड और उसका जो सॉल्ट है वो पड़ा है, और सोल्यूशन 2 में 0.1 मोलर की अमाउंट में आपके पास एसिटिक एसिड और उसका सॉल्ट पड़ा है। तो आप देखिए इसमें से अमाउंट किसकी ज़्यादा है। 1 मोल आपको पता है वोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दे आर स्टेबल। और यानी कि ये दोनों सोल्यूशन में जो 0.1 मोलर है वो तादाद में कम है 1 मोलर से। यानी कि 1 मोलर में एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट्स एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रलाइज करेंगे। और कैपेसिटी बतानी इस लिहाज से है कि जितने ज़्यादा एसिड और बेस कंपोनेंट्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर पाएँ, ये बफर की कैपेसिटी है, उसकी एबिलिटी होगी। तो 1 मोलर ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एसिड बेस कंपोनेंट्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि 1 मोलर वाला जो सोल्यूशन 1 है उसकी बफर कैपेसिटी हायर है, ग्रेटर है देन दैट ऑफ सोल्यूशन 2। बात ऊपर दोबारा मैंने लिखी है, सोल्यूशन 1 की जो पीएच है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन रहेगी, क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और 1 मोलर की तादाद में है। उसके बाद हेंडरसन हासेलबैल्च इक्वेशन इसमें आ जाती है, बफर सोल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर पीएच। तो पीएच का हम बता चुके हैं, वो के पे डिपेंड कर रहा था। तो मैंने ये वही उसी तरह से वीक एसिड लिया और उसका कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा आपके पास, और उसका माइनस लॉग लिया। तो कुछ इस तरह से आपके पास डेरिवेशन हुई। ये वाली रेशो आपके पास आ चुकी है। और
माइनस का साइन था, आप इसे प्लस करें, नेगेटिव ऊपर ले जाएं बिकॉज इसमें प्लस होना चाहिए आंसर बैच इक्वेशन में। और एच ऊपर ले ए नेगेटिव ऊपर ले जाए, एच नीचे ले आए, प्लस का साइन आ जाएगा। और जनरली आप ये कह सकते हैं कि पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड, इस बेस एसिड लिख सकते हैं। और दिस इज़ द हेंडरसन हैजल बैच इक्वेशन। और पीएच आप यहाँ से कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर बेस जो है एसिड के इक्वल हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, यानी कि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लें, सेम हो जाए, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, 1 आ जाएगा। और पी के की वैल्यू अगर हमें पता हो तो हम पी एच ईजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बफर सोल्यूशन इज़ अ वेरी इजी टॉपिक ऑफ द टुडे एंड होप सो यू अंडरस्टैंड इट। इंशाल्लाह अगली लेक्चर भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लेकर आएंगे, पी के पी एच और ये वैल्यूज़ का कन्वीनियंट है नहीं है उसकी डिटेल हम लेकर आएंगे। बफर सॉल्यूशन अगर आपको समझ नहीं आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिल वक्त के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।